जय हिंद माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप मेरे को देख रहे हैं, मैं हूं नंदराम। तो आज हम आपको एक नई क्लास के साथ जुड़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें सेंटेंस। तो हम अपनी स्टार्टिंग करेंगे किस टॉपिक से, सेंटेंस से। तो आज हम सेंटेंस का क्लियरिफिकेशन करेंगे और उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें जानेंगे जो हमें पता होनी चाहिए। तो बिना देरी किए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो जुड़े रहिए, देखना ना भूलिएगा। तो जो हमारा सेंटेंस है, पहले हम सेंटेंस को समझेंगे बहुत आसानी तरीके से। तो सेंटेंस मैंने लिख दिया यहाँ पर, सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिख दिया। सेंटेंस का मतलब क्या होगा? सेंटेंस का मतलब होगा वाक्य। क्या होगा? वाक्य। और सेंटेंस को हम समझेंगे कि सेंटेंस के अंदर एक्चुअली में ये होता क्या क्या है इसके अंदर। तो वो देखिए, इसको अगर हम ब्रेक करेंगे सेंटेंस को, तो हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। सेंटेंस को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वन इज रहेगा हमारा सब्जेक्ट और सेकंड रहेगा हमारा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को हम किन किन नामों से जानते हैं? तो सब्जेक्ट को हम कर्ता बोलते हैं। ये नॉर्मल सी बात है, जनरली सभी लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट को हम कर्ता बोलते हैं। लेकिन सब्जेक्ट को हम और क्या क्या बोल सकते हैं? तो देखिएगा, सब्जेक्ट को हम एक तो हम कर्ता बोलते ही हैं। कर्ता का मतलब होता है काम करने वाला। कर्ता का मतलब क्या होगा? काम करने वाला। और इसी को हम बोलते हैं उद्देश्य। क्या बोलते हैं? उद्देश्य। इसको हम उद्देश्य बोलते हैं। प्रेडिकेट को हम क्या बोलेंगे? विधेय। प्रेडिकेट को हम क्या बोलेंगे? विधेय। प्रेडिकेट को विधेय बोलेंगे हम, ठीक है ना। तो एक सेंटेंस होगा, उसमें सब्जेक्ट होगा एक और एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट को छोड़कर जितना पार्ट बचता है वो हमारा किस कैटेगरी में चला जाता है? प्रेडिकेट में। तो यहीं से आपको एक टॉपिक पढ़ाया जाता है सेंटेंस के अंदर कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बताइएगा। तो सब्जेक्ट को हम पकड़ लेंगे और सब्जेक्ट के बाद जितना वाला पूरा पार्ट होगा वो हमारा प्रेडिकेट कहलाएगा। और प्रेडिकेट के अंदर काफ़ी सारे पार्ट्स जुड़े हुए हैं। वो पार्ट्स क्या क्या हैं? वो पार्ट्स हम यहाँ पर देखेंगे। पहला हमारा क्या रहेगा? हेल्पिंग वर्ब। पहला हमारा हेल्पिंग वर्ब। दूसरा हमारा रहेगा मेन वर्ब। और तीसरा हमारा रहेगा ऑब्जेक्ट। रहेगा। तो सेंटेंस को हमने क्लासिफिकेशन किया सब्जेक्ट में। सेकंड वन इज प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट को हमने देखा कि हम विधेय बोलते हैं इसको। और प्रेडिकेट को भी अगर हमने क्लासिफिकेशन करके देखा तो इसमें एक चीज़ हमें पढ़ने के लिए मिलेगी हेल्पिंग वर्ब, दूसरी मिलेगी हमें मेन वर्ब और तीसरी मिलेगी हमें ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का एक दूसरा छुटका भाई है कॉम्प्लीमेंट, जिसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, कैसे पहचानेंगे? तो होता कुछ नहीं है। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में बस थोड़ा सा माइनर सा अंतर होता है। कैसा अंतर होता है? थोड़ा सा माइनर सा अंतर होता है। तो देखिए, यहाँ तक हमने अपना कवर कर लिया है। अब हम बात करेंगे कि सेंटेंस को हमने क्लासिफाई करके हमने देख लिया कि ये हमारा पार्ट क्या होगा? हमारा सब्जेक्ट होगा और ये वाला पार्ट हमारा क्या होगा? प्रेडिकेट होगा। तो अब हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट को। क्या पढ़ेंगे हम? सब्जेक्ट को हम पढ़ेंगे। सब्जेक्ट देखेंगे कि सब्जेक्ट अगर कोई सेंटेंस है तो उसमें सब्जेक्ट को हम पहचानेंगे कैसे। तो देखिएगा, सब्जेक्ट को हम इस तरीके से पहचानेंगे। सब्जेक्ट को भी हमें ब्रेक करके देखेंगे और बहुत सारी चीज़ें हम देखेंगे जो हमें पता होनी चाहिए। सब्जेक्ट मैंने लिख लिया यहाँ पर। सब्जेक्ट को मैंने बता दिया है कि हम कर्ता बोलते हैं और इसी को हम विधेय उद्देश्य बोलते हैं, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक रहेगा हमारा डूअर
और दूसरा रहेगा नॉन डूअर। अगर एक सेंटेंस होता है उसमें एक सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट दो तरीके से व्यवहार करता है। कोई सा भी अगर सेंटेंस है तो सेंटेंस या तो एक्टिव होगा या फिर पैसिव होगा। सेंटेंस अगर दिया है, जैसे कोई हमारा हिंदी का वाक्य दिया गया है, तो जो हिंदी का वाक्य होगा, दुनिया में जितने भी वाक्य हम बोलते हैं या देखते हैं हिंदी में लिखे हुए, तो वो सिर्फ दो कैटेगरी में हम देखते हैं, या तो एक्टिव फॉर्म में देखेंगे या फिर पैसिव फॉर्म में देखेंगे, ठीक है ना। तो उसी के हम देखते हैं। एक होगा हमारा डूअर, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा डूअर का? नॉन डूअर। नॉन डूअर, डूअर का मतलब क्या होगा, इसको अगर हम समझें तो इधर साइड में समझ ले रहे हैं, तो डूअर का जो मतलब होगा डू प्लस ईआर। जो डूअर वर्ड है वो किससे मिलकर बना हुआ है? डू प्लस ईआर से मिलकर बना हुआ है। जिसमें भी ईआर लगता है वो काम करने वाला हो जाता है। डू माने करना और कार्य करने वाला, उसी को ना बोलेंगे हम डूअर, ठीक है ना। मतलब एक सेंटेंस होगा, उसमें एक सब्जेक्ट होगा, अगर सब्जेक्ट काम करेगा तो वो डूअर कहलाएगा। अगर सब्जेक्ट खुद काम ना करके किसी दूसरे व्यक्ति से काम करवाएगा तो वो नॉन डूअर होगा। यानी कि अगर पैसिव होगा तो उसमें सब्जेक्ट कार्य नहीं करता है, उसमें ऑब्जेक्ट के द्वारा मतलब ऑब्जेक्ट हमारा जो सब्जेक्ट होगा उसी को हम बोलेंगे नॉन डूअर। काम किसी द्वारा कराया जाता है तो डूअर होगा, इसको हम बोलेंगे कार्य करने वाला, कार्य करने वाला, और इसको हम बोलेंगे कार्य ना करने वाला, कार्य ना करने वाला। इसके आगे देखते हैं। अगर हमने एक बार इसको डूअर बोल दिया है तो डूअर कोई ना हम बोलेंगे लिविंग। डूअर को हम क्या बोलेंगे? लिविंग। भाई अगर एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस में अगर वाक्य वो जो करता है, जो सब्जेक्ट है वो काम कर रहा है तो डूअर कहलाएगा। अगर काम कर रहा है, जैसे सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट में एक डूअर होगा, तो सब्जेक्ट जो होगा अगर जीवित है तो वो काम करेगा, ठीक है ना। जो काम करेगा तभी ना वो जीवित होगा, उसी को हम बोलेंगे जीवित, लिविंग पर्सन। क्या बोलेंगे? लिविंग पर्सन, ठीक है ना। तो जीवित होना चाहिए ये। और इधर क्या हो जाएगा? नॉन लिविंग। इधर नॉन लिविंग। नॉन लिविंग को क्या बोलेंगे? अगर एक सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होगा, अगर सब्जेक्ट ने काम किया तो डूअर, सब्जेक्ट ने काम ना किया नॉन डूअर। अगर सब्जेक्ट काम करेगा तो वो जीवित होगा, अगर सब्जेक्ट काम ना करेगा तो नॉन लिविंग होगा। चलिए देखते हैं। जैसे मैं बात करूं कि राम आम खाता है, राम आम खाता है, मैंने ये बोला, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? राम। तो देखिए राम ने आम खाने का कार्य किया, राम ने आम खाने का कार्य किया, तो ये हुआ हमारा डूअर। अगर ये डूअर है तो वो सब्जेक्ट लिविंग होगा ही होगा। अगर सब्जेक्ट काम करेगा मतलब डूअर होगा तो वो लिविंग होगा ही होगा। ये चीज़ ध्यान में रख के चलिएगा कि लिविंग होगा। क्यों? क्योंकि हम राम की बात कर रहे हैं तो राम जीवित पर्सन है ना, तो जब जीवित होगा तभी ना कार्य करेगा। अगर मैं इसी सेंटेंस को आपके सामने कुछ इस तरीके से रखता, जैसे वो आम खाया जाता है, मैंने इतना बोला, आम खाया जाता है। अब आम जो है वो किसी के द्वारा खाया जाएगा या फिर आम का जो खाने का कार्य है वो किसी के द्वारा किया जा रहा है? वेरी गुड। तो वो क्या होगा? नॉन डूअर। जैसे मैंने ये बोला कि आम खाया जाता है, तो इसमें आम, ऐसा तो है नहीं कि आम धीमे धीमे अपने आप खत्म होने लगेगा, तो आम को हम क्या पकड़ लेंगे? सब्जेक्ट पकड़ लेंगे, और वो कैसा सब्जेक्ट होगा? नॉन डूअर होगा। कैसा होगा? नॉन डूअर होगा। ये चीज़ ध्यान रख के चलिएगा कि जो सब्जेक्ट होगा आम, तो वो नॉन डूअर होगा, और नॉन डूअर होगा तो वो नॉन लिविंग होगा, मतलब अजीवित, उसमें कोई जान नहीं है। मैंगो में जैसे बोलते हैं कि मैं सब्जी बेच रहा हूँ, सब्जियाँ बेची जा रही हैं,
तो सब्जियां अपने आप उछल कूदल के थोड़ी ना बिकने लगेंगी, तो उसको हम बोलेंगे नॉन लिविंग। और मैं तो वो लिविंग आ जाएगा, और लिविंग होगा तो डूअर होगा, नॉन लिविंग होगा तो फिर नॉन डूअर होगा। तो नॉन लिविंग को हम क्या बोलेंगे? अजीवित, अजीवित। यहां तक हो गया। अब देखिएगा, सब्जेक्ट को हमने क्लासिफिकेशन किया डूअर और नॉन डूअर में। सब्जेक्ट को हमने क्लासिफिकेशन किया दो पार्ट में, एक डूअर और एक नॉन डूअर में। दूसरा, डूअर का छुटका भाई होगा लिविंग, और नॉन डूअर का छुटका भाई होगा नॉन लिविंग, ठीक है ना। अब डूअर है तो लिविंग, मतलब ये काम करेगा, अगर काम करेगा तो ये जीवित होगा, अगर ये काम नहीं करेगा नॉन लिविंग तो ये नॉन डूअर, तो ये नॉन लिविंग होगा। नॉन लिविंग को हम क्या बोलेंगे? अजीवित होंगे। इसका मतलब ये है, सब जाहिर सी बात है कि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट कार्य करता है तो वो हमारा एक्टिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हमारा एक्टिव कहलाएगा। कौन सा सेंटेंस कहलाएगा? दुनिया का कोई सा भी सेंटेंस, दुनिया का कोई सा भी सेंटेंस, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो होगा ही होगा। दुनिया का कोई सा भी सेंटेंस, उसमें एक सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट दो तरीके का होगा आपके सामने। एक तो काम करेगा, ठीक है ना, और एक काम नहीं करेगा। दो तरीके का हो गया। अगर उसने काम किया तो वो एक्टिव होगा, और उसने काम ना किया तो वो पैसिव होगा, ठीक है ना। अगर इसने काम किया तो ये एक्टिव सेंटेंस बन जाएगा अपने आप में। क्या बन जाएगा? एक्टिव, जिसको हम बोलते हैं वॉइस। क्या बन जाएगा? वॉइस, ठीक है ना। अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा हमारा? पैसिव। क्या हो जाएगा हमारा? पैसिव, ठीक है ना। और इन दोनों को ही हम बोलते हैं वॉइस। वॉइस क्यों बोला गया है वो देखिए, वॉइस को हम हिंदी में बोलते हैं वाच्य। वॉइस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? वाच्य। अच्छा मेरे को ये बताइए, अगर कोई सा सेंटेंस है, कोई सा सेंटेंस है, अगर कोई सा सेंटेंस है तो आप बोलोगे तो मुंह से बोलोगे या नहीं बोलोगे? अब जब तुम मुंह से बोलोगे, कोई सा शब्द निकाल रहे हो, तो वो ध्वनि के रूप में आएगी या नहीं आएगी? जैसे मैंने बोला कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये क्या है? एक आवाज है ना, और आवाज को मैं क्या बोलूंगा? साउंड। और साउंड को रिप्लेस करके मैं क्या बोलूंगा? वॉइस। वॉइस बोलूंगा नहीं बोलूंगा? और वॉइस का हिंदी मीनिंग क्या होगा? वाच्य। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। तो इसको हम बोलेंगे वॉइस। क्या बोलेंगे? वॉइस। देन आफ्टर इसको भी हम वॉइस बोल देंगे, ठीक है ना। तो यहां से हमने देख लिया एक्टिव और पैसिव का कॉलम बिल्कुल खत्म हो जाएगा यहां से। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हम चीजों को तोड़ तोड़ कर समझ रहे हैं यहां पर, ठीक है ना। तो हमने देखा अगर डूअर है, लिविंग है, नॉन डूअर है, नॉन लिविंग है। हम दुनिया में पैदा हो गए या हमने जन्म ले लिया, ठीक है ना। जन्म लेने के बाद हम दो तरीके की ध्वनि निकालते हैं, ठीक। एक तो मीनिंगफुल साउंड होगा और एक मीनिंगलेस साउंड होगा। अब मीनिंगलेस को हम हटा दे रहे हैं साइड में, क्योंकि मीनिंगलेस का मतलब ही उसमें लेस वर्ड लग गया, मतलब वो निरर्थक है। कैसा है? निरर्थक, उसका कोई अर्थ नहीं है। हम पकड़ते हैं मीनिंगफुल साउंड को। अब मीनिंग जितने भी हम शब्द बोलते हैं वो सारे के सारे हम मीनिंगफुल साउंड बोलते हैं, ठीक है ना। मीनिंगफुल साउंड और मीनिंगलेस साउंड का मतलब क्या होगा? जैसे कोई अजीब तरीके की ध्वनि, जैसे मैंने इस पे नॉक किया, ये क्या है? मीनिंगलेस साउंड है। इसको हम लिखकर नहीं बता सकते। जिस ध्वनि को लिखकर ना बता पाए वो हमारी क्या हो जाती है? मीनिंगलेस साउंड हो जाती है। और जिसको हम लिखकर बता दें वो हमारा क्या हो जाएगा? मीनिंगफुल साउंड हो जाएगा। इज दैट क्लियर यहां तक? अब मीनिंगफुल साउंड की अगर हम बात करें, जैसे मैं आपसे बातें कर रहा हूं या मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये क्या है? मीनिंगफुल साउंड है, क्योंकि मेरे जो बातें हैं, जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, या मेरे जो कुछ शब्द हैं वो आप तक प्रॉपर पहुंच पा रहे हैं, या फिर आप उसको पूर्ण रूप से या सही तरीके से समझ पा रहे हैं। तो इसी को हम बोलेंगे मीनिंगफुल साउंड। यहां तक क्लियर है? इसके आगे बढ़ते हैं। तो मीनिंगफुल ये क्या है? हमारा एक वर्ड है, वो कैसा है? मीनिंगफुल वर्ड है। मीनिंगफुल क्यों वर्ड हुआ? क्योंकि सब्जेक्ट अपने आप में एक कंप्लीट अर्थ मतलब सेंस रख रहा है यहाँ पर, ठीक है ना।
तो सब्जेक्ट का मतलब सभी को पता है कि कर्ता होता है, तो सब्जेक्ट को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, डूअर और सेकंड वन इज नॉन डूअर। ठीक है ना। डूअर को हमने क्या बोल दिया, लिविंग। डूअर को लिविंग क्यों बोला, क्योंकि डूअर यदि एक सेंटेंस है और सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट का कार्य क्या रहेगा, कार्य करना। ठीक है। और कार्य दो तरीके से किया जाता है, एक तो खुद कार्य करता है, एक कार्य किसी दूसरे से कराता है। अगर दूसरे से कराएगा तो पैसिव में होगा और खुद करेगा तो एक्टिव में होगा। यहां तक क्लियर है। दूसरी बात, अगर कोई सा सेंटेंस है, ठीक है ना, अगर कोई सा सेंटेंस है, सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट में अगर सब्जेक्ट डूअर है तो वही लिविंग होगा, अगर सब्जेक्ट डूअर नहीं है तो वो नॉन डूअर होगा, और नॉन डूअर को ही हम क्या बोलेंगे, नॉन लिविंग बोलेंगे। यहां तक हमने पूरा रिवीजन कर लिया। ठीक है ना। अब इस पार्ट को, अगर सब्जेक्ट डूअर है, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट डूअर है तो वो 100% नहीं, 105% नहीं, पूरा 110%। वैसे हालांकि 100% ही होता है। ठीक है ना। तो ये पूरा टोटली आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ ये बोल सकते हैं, जिस सेंटेंस का सब्जेक्ट डूअर है या फिर लिविंग है वो एक्टिव फॉर्म में होगा, कोई उसका पैसिव, वो उसको पैसिव नहीं बता सकता। ठीक है। और नॉन डूअर होगा तो वो 101% क्या होगा, पैसिव होगा। ठीक है ना। अगर सब्जेक्ट नॉन डूअर है, कोई ये बोलता है कि ये एक्टिव है, उसको तुरंत गलत साबित कर देना कि मेरे दोस्त सब्जेक्ट नॉन डूअर, ठीक है ना, तो पैसिव होगा, क्योंकि सब्जेक्ट खुद से काम नहीं करेगा, दूसरे से करवाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। एक्टिव वॉइस जो होगा तो उसमें जो वर्ब होगी, भाई एक्टिव वॉइस है तो उसमें एक वर्ब का यूज होगा, तो वर्ब मैंने यहां पर लिख दिया, वर्ब लिख दिया। जो वर्ब होगी एक्टिव में, डूअर में जो वर्ब यूज होगी, V1, V2, V3, V4, V5। ठीक है ना। ये एक्टिव फॉर्म में वर्ब यूज होगी, V1, V2, V3, V4, V5। इन वर्ब पर भी हम डिस्कशन करेंगे। बात करेंगे नॉन डूअर की। नॉन डूअर बोले तो पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में जो वर्ब यूज होगी वो ऑलवेज V3 यूज होगी। कौन सी वाली यूज होगी, V3 यूज होगी हमेशा। दुनिया का कोई सा भी अगर पैसिव का सेंटेंस है तो उसमें V3 होगा ही होगा, उसमें V3 होगा ही होगा। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है ना। अब देखिए, अगर जो वॉइस है, वॉइस ये सारी क्या, ये भी वॉइस थी, ये भी वॉइस थी। वॉइस को हमने नाम दे दिया पैसिव वॉइस, वॉइस को हमने नाम दे दिया एक्टिव वॉइस। वॉइस एक टेंस भी तो हमें शो कराएगा, एक टाइम भी तो बताएगा ना हमें कि ये जो एक्शन हो रहा है वो कितने समय के लिए हो रहा है या कब हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है, फ्यूचर में हो रहा है। एक समय को बताएगा नहीं बताएगा वॉइस, जो भी आवाज होगी, जो भी हम बोलेंगे। ठीक है ना। कि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो हमें है का यूज करना है लास्ट में। ठीक है। तो इस तरीके से जो वॉइस है वो हमें टाइम भी बताएगा, और टाइम 3 प्रकार का होगा, एक प्रेजेंट टाइम होगा, एक पास्ट टाइम होगा और एक फ्यूचर टाइम होगा। ठीक है ना। तो मैं यहीं पे लिखूंगा, जो वॉइस होगा वो 3 कैटेगरी में बट जाएगा। एक तो हमारा प्रेजेंट में बट जाएगा, प्रेजेंट, और दूसरा हमारा पास्ट में, पास्ट टाइम, और तीसरा हमारा फ्यूचर में। ठीक है ना। तो आई होप यहां तक आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल का जो सब्सक्राइब बटन है उसको दबा लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है ना। तो मिलते हैं हम अगली नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।